तो आप बता दो ना कि क्या मैसेज दे रहे हो। इसका मैसेज स्पष्ट है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है PFI से लड़ने की, हमारे पास कोई ताकत नहीं है जुबैर से लड़ने की, यही मैसेज देना चाह रहे हो ना। तो क्यों गांधी बन रहे हो यार। गुजराती आदमी व्यापारी है, ठीक है, हर चीज में मैं यही देख रहा हूँ, विश्व का आर्थिक वो इस दृष्टि में भारत ये जा रहा है, पाकिस्तान को IMF मदद न कर दे इसलिए कतर से मार खा लो। चाइना में, अरे अमेरिका को आपने धमकी दी थी भाई साहब, इतना बढ़िया था एस जयशंकर जी का वो बयान सब, लेकिन हम्म। यहाँ आप मजबूर इसलिए कि वहां से कतर में जितने मुस्लिम काम करते हैं वो भारत अगर आ जाएंगे तो फिर यहाँ और दंगा करेंगे। अरे भाई, लोक प्रशासन आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। एक बार तो ड्रिल ग्रिल करना ही पड़ेगा ना, ढंग से ड्रिल हम्म। करना पड़ेगा ना। नहीं तो धीरे 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 धीरे, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी, नहीं नहीं जी, एक दिन क्या कहोगे, मेरी लाश पर भारत बटेगा। ये तो गांधी ने कहा था, तो एक दिन बोलेंगे ही, हो सकता है। और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार जो है वो एक कमेंट किया था अभी एक लड़की ने शरद पवार के ऊपर, उसको जेल भेज दिया 1 महीने से। तो आप कम से कम विपक्ष से देख लो कैसे प्रशासन चलाते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कुछ तो नहीं, सीख लेना चाहिए कब से। आपको इमेज की इतनी चिंता है सर, आपको 7 अवार्ड मिल गए, हमने तालियां बजा दी, बहुत गर्व की विषय है। अब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए शांति वही अच्छी होती है जो मरघट की ना हो। मरघट की हम्म। शांति पीस अवार्ड लेकर के कोई फायदा नहीं होगा। हम्म। आप टैगोर के जैसे तस्वीरें बना करके अच्छी बात है सर, हम भी आपको सैल्यूट करते हैं, लेकिन आप वो ओजस्वी तो कुछ तो करके दिखाओगे ना। तंग हो गया है भाई साहब, और इस बात तो सच्चाई है। एक बात समझिए अभिषेक भाई कि जब बीजेपी के लोग या समर्थक जिस तरह से कह रहे थे कि मोटा भाई थका थका के मारते हैं, शाहीन बाग में थका थका के मारने के नीति का आज परिणाम है ये सांकेतिक डायरेक्ट एक्शन। मोदी जी, योगी जी भगा के मारते हैं, अमित शाह थका के मारते हैं। सर, थकाने का ये परिणाम हुआ। आज के पूरे दिन को देखिए, प्रयागराज की घटना हो, रांची की घटना हो, कलकत्ता की घटना हो, हावड़ा की घटना हो, ये पूरी तरह से डायरेक्ट एक्शन था। और इसे अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आज भी आप नहीं कहते हैं। क्या इकबाल खत्म हो गया है योगी आदित्यनाथ का? क्या जो उत्तर प्रदेश में हम कहते थे बुलडोजर, वो बुलडोजर का डर खत्म हो गया है? आप इस बात को समझिए। आज तक हमारे पास जो भी ताकतें थीं, हम बुलडोजर के कहते थे, संवैधानिक रूप से बुलडोजर चलेगा। आज कहीं भी डर आपको दिख रहा था क्या? इनको लग रहा था हम्म। संविधान कानून व्यवस्था है भारत में, कहीं पे डर दिख रही थी कानून व्यवस्था की क्या? तो इस हम्म। बात स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि हमारा भविष्य क्या है, ये क्या होगा, ये आज सांकेतिक रूप से समझ जाइए। और बीजेपी के लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब इस प्रकरण के बाद इस बात को समझ जाइए कि अब एक सीधे गृह युद्ध के तरफ भारत जा रहा है। यदि आज भी नरेंद्र मोदी जी नोबेल शांति पुरस्कार, वैश्विक इमेज, 7 अवार्ड का बोझ अगर अपने कंधे पे लेकर के चलेंगे, यदि योगी आदित्यनाथ राज्यसभा का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, अपना लिबरल फेस 29 का चुनाव, 27 में प्रधानमंत्री जी सब 75 वर्ष के होंगे, तब का क्या होगा, इन बातों पर विवेचना करते हुए अपनी राजनीतिक कदम करेंगे, तो समझिए हमारा भविष्य, आपका भविष्य क्या है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। हम्म। ये जो नरेंद्र मोदी एकदम से ऐसा लग रहा है कि उनका चमक खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी एक प्रशासक के रूप में फेल हो रहे हैं, या आप होम मिनिस्टर को कहिए या फिर बीजेपी प्रेसिडेंट को कहिए, ये पूरी की पूरी बीजेपी जो कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है, सरेंडर करते हुए नजर आ रही है जिहादियों के आगे। उसके बाद दिल्ली में, चूंकि आप बीजेपी से काफी क्लोज रहे हैं उन लोगों से जो दिल्ली दफ्तर में है, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल जो निचले स्तर पे है, उनके मनोबल के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या उनका मनोबल गिर रहा है और इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए, एक बात याद रखिए, मैं बहुत बीजेपी को कवर किया हूं और बीजेपी के को और इसकी विचारधारा को बहुत कवर किया हूं।
अभी जब मैं आ रहा था, कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, पार्टी में जुड़े ही होंगे, हालांकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सबका यही था कि इनको जैसे 1991 का एक्ट आया था, इनको बदल देना चाहिए था, एक मैसेज देना चाहिए था। और यूसीसी, मैं बार बार इस आलेख में मैंने पहले भी बताया जी। है, तो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज इस देश में जरूरत है। इसलिए नहीं कि सब समानता आ जाएगी, ये जो विशिष्ट होने का भाव है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सरकारें हमारी होंगी, सुप्रीम कोर्ट हमारा होगा, और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम यूएन चले जाएंगे, ये नहीं होगा तो हम कहेंगे वीजा इसको मत दो, हम कतर से लेते आएंगे स्टेटमेंट। ये जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को यदि रोकना है तो इस बात का याद कि आपको यूसीसी लाना होगा। शाहीन बाग के बाद मैं क्यों शुरुआत अपने वक्तव्य का शाहीन बाग से जिक्र कर रहा हूं, इनका मनोबल वहीं से बढ़ा है कि अब हम जब 3 महीने तक इतनी बड़ी लोकतांत्रिक सरकार, पुलिस व्यवस्था सब है इनके पास, फिर भी हम एक मुख्य सड़क को 3 महीने जब जाम कर सकते हैं और देश के विभिन्न शहरों में हम जाम कर सकते हैं, तो अब हम शहर में कुछ भी कर सकते हैं, यह देश हमारा हो गया। अब एक बात बताइए अमित भाई कि क्या हिंदुओं को भी जिस प्रकार से मंदिर तोड़े गए, आमिर खान ने अपमान किया, सैफ अली खान ने अपमान किया, तो क्या अब ये एकदम हाई टाइम है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं श्री राम सेना को करता हूं और मोस्ट प्रॉब्ली 20-21 तारीख को हम भी अब निकलने वाले हैं सड़कों पे, क्या तमाम हिंदू संगठनों को सड़क पे निकल के और 1947 से लेकर के आज तक जिसने जिसने अपमानित किया है उन सब पे एफआईआर करवा के एकदम हमें भी सड़क पे निकल के काम कर रहा होगा? क्योंकि अगर हिंदू घर में बैठेगा और जिस प्रकार से वो सड़क पे है, तब तो एकदम एक तरफा चल रहा है। सच्चाई कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और तमाम, अब देखिए ना आप, मनोबल टूटने का, इतने बड़े संगठन के एक विरासत से सर संचालक हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, जब यदि उनके तरफ से यह बातें कही जाएंगी कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तो आप समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज देखिए, आज आनंद रखनाथन ने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, वेलकम टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब ये बातें खुल करके कही जाने लगी है कि वी आर ऑन स्टेज ऑफ सिविल वार, जैसे हम 1947 में जिस परिस्थिति में थे, और ये तब है जब हिंदुओं ने 30% अपनी जमीन दे दी उस गांधी की बात सुन करके। क्या नरेंद्र मोदी इस देश में दूसरे क्योंकि आदर तो बड़ा करते हैं, राजघाट पे खूब जाते हैं, गांधी के आदर्शों के बारे में खूब जिक्र करते हैं, तो क्या मोदी जी इस देश के लिए कहीं दूसरे महात्मा गांधी तो साबित नहीं हो रहे हैं? क्योंकि फिर 1947 सा सिचुएशन है। एक तुलना करता, हाँ, तुलना। खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई मतलब नहीं था। खिलाफत से वहां टर्की से चला। भारत में गांधी जी ने भारत के मुसलमानों का पहला अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारत के मुसलमान भारत से ज्यादा अपने खलीफा के लिए चिंतित रहे और खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गांधी जी ने। भारत के मुसलमानों का पहला अंतर्राष्ट्रीयकरण था। आज देखिए, कतर से एक गदर भक्ति आती है और नरेंद्र मोदी जी नुपुर शर्मा पे एक्शन ले लेते हैं। यदि आपको एक्शन लेना था तो आप पहले ले लेते, या वो लेना था तो अब बाद में लेते। कतर से आप देखिए कैसे मनोबल कैसे बढ़ाया जाता है। पहला शाहीन बाग होता है, फिर कई छोटी छोटी घटनाएं होती है, कई लोग इतने दिनों से अपमान कर रहे हैं, शिव जी का फव्वारा और पता नहीं क्या क्या अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन हम मौन, सरकार मौन है। और जब कतर बोलता है उसके बाद इनको लगता है कि ओहो बहुत गलत हो गया जी, नहीं नहीं, नुपुर शर्मा बाहर जाओ, नवीन जिंदल बाहर जाओ, एफआईआर भी होगा, सब होगा, ये होगा वो होगा। तो आपने मनोबल बढ़ाया। और जो भारतीय मुसलमान थे, आप कहते थे आप भारतवंशी हैं या अरब के हैं, अरब से नहीं आए, तुमने धर्मांतरण किया, तुम्हारा डीएनए एक है, हमारा डीएनए एक है, सब भाषण आपने दे दिया। सर संचालक जी से लेकर के, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के नीचे के इनके भाजपा के और संघ के कार्यकर्ता आदमी,
लेकिन क्या आपने आज कतर के कहने पर भारत के किसी घटना का को आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, तो आपने क्या भारतीय मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया? क्या आपने किया, कतर से उसका नहीं जोड़ा? बिल्कुल। जब आपने रिश्ता जोड़ दिया तो आप बताइए, एक गांधी जी थे जिन्होंने भारत के मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था, दूसरे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने भारतीय मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। इस बात को लिख लीजिए, चाहे इसको कोई भाजपा वाले स्वीकार करें, हो सकता है आपके मित्र होंगे, हो सकता है मेरे कई मित्र होंगे, मिनिस्ट्री में होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बात को सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज भी अगर ये नहीं कहतेंगे तो ये याद रखिए कि भारत का जिस दिन अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, उस दिन फ्रांस में घटना घटा था, एक छोटा छोटा पोस्टर लगा था ना सड़कों पे बेंगलोर में, लेकिन जिस दिन कुछ पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे लोग मारे जाएंगे, यहाँ अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद का नारा लगेगा। तो या तो नरेंद्र मोदी या दूसरी सरकार ये तय कर लें कि इनको करना क्या है, या तो ये तय कर लें कि भारत को किस तरफ लेके जाना है, या तो ये तय कर लें कि भारत जो है उसको भारत ही रहने दे, ये इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ इंडिया की तरफ मत ले जाएं। क्योंकि आज का जो संदेश था वो सीधा डायरेक्ट एक्शन था, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। जो आज का डायरेक्ट एक्शन डे था अमित भाई, इसके बाद अब हम हिंदुओं के पास क्या ऑप्शन है आपके नजर में? और चूंकि मैं जानता हूं हमें तो बीजेपी आईटी सेल वाले अक्सर देखते भी हैं और फोन भी करते हैं कि भाई कुछ ज्यादा आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करें भाई साहब, सत्य बोलना पड़ेगा क्योंकि हम सनातन धर्म की बात करते हैं ना। हमने कोई आईटी सेल का तो खोल नहीं रखा है अपना चैनल, तो अब हिंदुओं के पास क्या ऑप्शन है? हम किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। एक बात समझिए कि हिंदू को लेकर के हम इसलिए चिंतित नहीं है कि हिंदू हैं हम और हमारी संस्कृति खराब हो रही है तो भारत है, वरना पाकिस्तान बनने का समय नहीं लगेगा। विधायक इनके छोड़ के जा रहे हैं, विधायकों को मारा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझिए नुपुर शर्मा के साथ क्या होता होगा और नवीन जिंदल के साथ क्या होगा। पर फिर से मैं वही आऊंगा कि आपके पास भाई साहब पूर्ण बहुमत की सत्ता इसलिए थोड़ी मिली है कि आप इसको राष्ट्रपति बनाना है, इसको राज्यसभा का सदस्य बनाना है, इसको नहीं बनाना, मास्टर स्ट्रोक खेलना है। अरे कब तक मास्टर स्ट्रोक राजनीति को छोड़ो, मास्टर स्ट्रोक आपके लोक प्रशासन में लाना होगा, लॉ एंड ऑर्डर में लाना होगा। इस बात को कौन करेगा सर? इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि आपका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल खत्म हो गया है। आपको आज योगी आदित्यनाथ किस उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पीएससी लगाई जाती है दंगा को कंट्रोल करने के लिए, ये पीएससी की गाड़ी जला रहे हैं। बताइए ये कौन से किस इकबाल, क्या योगी आदित्यनाथ जी का भी खत्म हो गया क्या? यहाँ पे ये भी पूछना जरूरी है ना। दूसरी बात ये अमित भाई, आज क्या हुआ यूपी में, पहली बार मुझे लगा कि जो योगी से डरे डरे थे, शोभा यात्रा, पूरे देश में दंगा किया इन्होंने शोभा यात्रा के नाम पे, लेकिन यूपी में हिम्मत नहीं हुई। क्या आज इन्होंने पहली बार योगी को फिर से रीटेस्ट करने का प्रयास किया? ये क्या था? ये एक सोची समझी रणनीति थी कि एक बार फिर टेस्ट करके देखते हैं योगी क्या करता है, या क्या था ये? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय मामला ये लेके गए, वहां से कुछ बातें आई और ये झुक गए। मैसेज इनका चल, पढ़े लिखे लोग समझेंगे ना पॉलिसी ये वो, इनके यहाँ स्ट्रांग मैसेज, इनके यहाँ मैसेज चला गया कतर के आगे, मोदी झुक गया। रवीश कुमार बोल रहा है और सच्चाई भी है, रिफ्लेक्ट तो यही हो रहा है। ठीक है, अब ना किसी भी तरह से कीजिए कि भाई वहां से आईएमएफ ने पाकिस्तान को नहीं दिया, जो भी बातें करना आप करते रहिए, लेकिन ठीक है कतर से झुक गए। जब मोदी झुक गया तो योगी को भी एक बार ट्राई मार लो, इसको भी झुका लो, फिर तो बल्ले बल्ले है। आप गांधी मत बनिए, आप नेहरू मत बनिए। 1921 से आपने तुष्टीकरण किया, एक परिणाम आया डायरेक्ट एक्शन। आप भी वही कर रहे हो भाई साहब। कभी शाहीन बाग में कुछ नहीं किया, कभी देश में सड़कें जाम की गई, कुछ नहीं किया, दिल्ली में दंगा हुआ, कुछ नहीं हुआ। शाहरुख जिसको अनुराग मिश्रा बता रहे थे, रवीश कुमार, उसे भी छोड़ दिया गया। भैया क्या कर रहे हो? यदि आपको लगता है गठित होइए, एफआईआर कराइए, सरकार पे एक प्रेशर ग्रुप बनना, दबाव समूह बनना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर उनका अधिकार है सड़क पे पत्थर मारना, तो हमारा भी दबाव समूह बनना है। हमने लोकतांत्रिक रूप से एक सरकार को चुना है जिससे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं,
तो उस सरकार पे इतना दबाव दीजिए, इतना दबाव दीजिए। याद कीजिए कि ये 2-3 दिनों तक एफआईआर नहीं हुआ,